किसमें? जो फीजिबल है वो ऑप्टिमल बन सकता है, जो ऑप्टिमल है वो फीजिबल होगा ही होगा। फीजिबल का मतलब संभव, पॉसिबल सॉल्यूशन, कि आप पॉसिबल हो सकते हो। हम लोगों के लिए क्या है, जब हम लोग डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो दो शर्त पर आनी चाहिए, एक या तो वो पॉजिटिव बना रहे और या तो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये होने के अलावा मेरे जितने कांस्टेंट है उनको सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, जितने कांस्टेंट है उनको सबको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इतना ही फीजिबल की शर्त है बस, और फीजिबल की शर्त नहीं है। लेकिन ऑप्टिमलिटी की शर्त सुनो, x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 5 और x3 इज इक्वल टू 9। मान लो ये वैल्यू आई, ठीक, तीन वैल्यू मेरे को मिली, x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 8 और x3 इज इक्वल टू मान लो 6, ये वैल्यू आई। और दोनों ही वैल्यू जितने भी कांस्टेंट है उन सबको सेटिस्फाई कर रही है, दोनों वैल्यू जितने कांस्टेंट है सबको सेटिस्फाई कर रही है। मान लो मेरे पास 5 कांस्टेंट है, पांचों कांस्टेंट को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, पांचों कांस्टेंट को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब ये दोनों आपके फीजिबल सॉल्यूशन में आ चुके हैं। नॉन नेगेटिविटी ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, ठीक, दोनों आपके फीजिबल सॉल्यूशन बन गए। लेकिन बेस्ट कौन बनेगा? अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइज जेड की है, मतलब प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमा, तो आप इस मैक्सिमाइज जेड में इसको रखो और इसको रखो, जो आपको टॉप वैल्यू देगा। मान लो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू यहां पर है 3x1 प्लस 2x2 और प्लस x3, तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखो, पहले रखे तो 3 त्रिक का 9 और 5 दूनी 10, 10 9 19 और 19 और 9, 19 से 20 और 8 28, ये आपका कितना आया 28। इसको रखो तो 3 दूनी 6, इसके बाद फिर 8 दूनी 16, 16 4 20 2 22 और फिर 6, 22 6 22 6 28। क्या दोनों बराबर आए कि नहीं आए? दोनों बराबर है ना, दोनों ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। इसी को बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मिलना, जो वीडियो लेक्चर में चर्चा हुई थी, याद आया? जहां हम पहला सॉल्यूशन अगर आपका x, मान लो पहला सॉल्यूशन a है और दूसरा सॉल्यूशन b है, तो हम a लैम्डा प्लस b इनटू 1 माइनस लैम्डा करके बना रहे थे, याद आ रहा है कि नहीं? ठीक, लैम्डा आर्बिट्री अपने मनचाहा चूज कर रहे थे, ठीक, इस तरीके से ये आपके ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। लेकिन मान लो खुदा ना खास्ता ये आपका 6 नहीं बल्कि ये आपका कौन होता 9, तो अब सोचो तब यहाँ पर 6 ना जुड़ता बल्कि क्या जुड़ता 9, इसका मतलब इसमें 3 का और इंक्रीजमेंट हो जाता कि नहीं? तो 28 2 30 और 1 31। अब ये ताना प्रॉफिट क्या चाहिए था? मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कौन 28 से 31, तो आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता ना वो ये होता, क्योंकि इसने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया? मैक्सिमा कर दिया। दूसरे ने प्रॉफिट तो कमा करके दिया लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कमा करके नहीं दिया, तो वो आपका बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर यही कॉस्ट मिनिमा की प्रॉब्लम होती, मान लो ये प्रॉब्लम किसकी होती? मिनिमाइज कॉस्ट, तो पता है मिनिमाइज कॉस्ट में ऊपर वाला आपका बेस्ट सॉल्यूशन बनता, नीचे वाला बेस्ट ना बनता, क्योंकि नीचे वाले में लागत कितने रुपए आती है 31 और ऊपर वाले में कितनी 28। तो जो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो तय मामला है कि वो फीजिबल तो होगा, लेकिन जो फीजिबल है वो ऑप्टिमल हो भी सकता है और नहीं भी। इन शॉर्ट कहा जाए तो फीजिबल की भीड़ के बीच में से कौन निकलता है? ऑप्टिमल निकलता है। क्लियर हुआ? और ऑप्टिमल ऑलरेडी फीजिबल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो निकला कहां से है? फीजिबल की भीड़ से निकला है। ये चैप्टर इसी पर खत्म होता है, ठीक। और कोई कंफ्यूजन इस चैप्टर में किसी को? अब जिनके भी लेक्चर छूटे हैं, पहले चैप्टर से लेकर के पहला प्रॉब्लम फॉर्मेशन, दूसरा ग्राफिकल और तीसरा सिंप्लेक्स मेथड, ये तीनों के वीडियो लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है एक हफ्ते की छुट्टी पाकर। जिनके भी बकाया हो रहे हैं वो अगले एक हफ्ते में बाकायदा इनको कंप्लीट करें। जिनको थोड़ा भी उसमें डाउट है वो वापस जा करके फिर से देख करके उसको कंप्लीट करें। वीडियो तुम अगर एक बार कंप्लीट कर चुके हो स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हो तो पहली बार में स्पीड मत बढ़ाना। वो सबसे गंदी हरकत होती है कि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो और आप जल्दी खत्म करने के चक्कर में स्पीड बढ़ा दी, क्या कुछ मतलब थोड़ी निकला। तुम एक बार तेजी से लेकर के निकल जाओगे, समझ तो तुमको कुछ आया नहीं, और जब समझ नहीं आया तो फिर लौट करके पढ़ोगे, तो जो टाइम तुम एक्चुअल में बचा रहे हो वो टाइम तुम्हारा खर्चा हो रहा है। तो इसीलिए वीडियो जिस स्पीड पे नॉर्मल स्पीड पर उसको खत्म करो। दोबारा जब तुमको रिवीजन करना हो तो तुम स्पीड बढ़ा सकते हो। वैसे अगर एक बार ढंग से पढ़ो तो दोबारा रिवीजन करने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो चैप्टर का नाम लिखो, ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग। ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, इन लीनियर प्रोग्रामिंग।
ड्यूअलिटी इन लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग में ड्यूअलिटी। अच्छा पता है इसको ऐसा भी कह सकते हो, इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल पढ़े हो, इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ वेरिएबल कब इस्तेमाल होता था? सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो, सब्स्टिट्यूशन वो तो पढ़े हो ना, उसी को चेंज ऑफ वेरिएबल बोला जाता है। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कब करते थे? सोच के बताओ, इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल कब करते थे? हिंदी में उसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं। अरे जब आपका मेन इंटीग्रल थोड़ा मुश्किल हो जाता था कैलकुलेट करना, तो आप करते थे ला इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर लेते थे, और ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करने के बाद वो बड़े आसानी से लग जाता था। हाँ या ना? ये काम किए हो कि नहीं? ठीक वही चीज यहाँ पर ड्यूअलिटी बन जाएगी। जब एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो जाएंगे, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके, मतलब एक ही प्रॉब्लम को देखने का नजरिया आप चेंज करोगे तो ड्यूअलिटी पैदा होती है। अभी चैप्टर पर नहीं आए, पहले इसको आम जिंदगी की भाषा में समझो। ये बताओ, मान लो हम और तुम दो लोग गेम खेल रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं और मुझको जीतना है, तो मेरे लिए मेरा गोल क्या होगा? प्रॉफिट मेरा क्या होगा? जीतना। मेरा गोल तो जीतना है, ठीक। लेकिन मेरे जीतने के लिए एक तो मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी कि हम जीत जाएं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या होगा? अब इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या होगा? तुम हार जाओ। हाँ या ना? तो सोचो, एक ही प्रॉब्लम जो मेरी तरफ से मैक्सिमम की है, हम मैक्सिमम गेन करना चाहते हैं तो तुमको मिनिमम गेन करना होगा। हाँ या ना? अगर हम खेल रहे हैं, कोई भी खेल खेल रहे हैं, मान लो हम लोग कैरम वगैरह खेल रहे हैं, ठीक, तो कैरम में अगर हम जीतना चाहते हैं तो इसका मतलब मेरे सामने जो अपोनेंट खड़ा हुआ है उसको हारना पड़ेगा। तो जो मेरी तरफ से मैक्सिमम बनेगा वही मेरी तरफ से दूसरे के लिए क्या बन जाएगा? मिनिमम बन जाएगा। तो अगर आप प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहते हो तो इसका दूसरा नियम क्या है कि कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। अगर आपकी लागत मिनिमम हो गई तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। तो आपको जो भी डेटा दिया गया है, अब ड्यूअलिटी की शुरुआत हुई, आपको आपके लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो भी डेटा दिया गया है उसके आधार पर अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमा की है तो आप उन्हीं डेटा के आधार पर एक नई प्रॉब्लम तैयार करो जो किसमें नजर आनी चाहिए? मिनिमम में नजर आनी चाहिए, और आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। किसको? मिनिमम वाली प्रॉब्लम को। लेकिन जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन आपकी मेन प्रॉब्लम का होगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? ड्यूअल। इनमें से एक प्रॉब्लम जो आपने पहले कंसीडर की वो प्राइमल प्रॉब्लम कहलाएगी, और जो दूसरी आप कंसीडर करो, जैसे मैक्सिमा को चेंज किया किसमें? मिनिमम में, तो मिनिमम वाली क्या कहलाएगी? ड्यूअल। अगर आपकी पहली प्रॉब्लम मिनिमा की है और आप उसको चेंज कर रहे हो किसमें? मैक्सिमा में, तो जो आपकी मिनिमा की प्रॉब्लम है वो क्या कहलाएगी? प्राइमल। और मैक्सिमा में जो आपने कन्वर्ट करके बनाया वो क्या कहलाएगी? ड्यूअल। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको प्राइमल मान रहे हो और किसको ड्यूअल मान रहे हो। कुल मिलाकर के इतना जान लो, 2% गेम थ्योरी जो होती है, दो आदमी गेम खेल रहे हैं और दो आदमी के गेम खेलने पर एक ही प्रॉब्लम है, गेम हो रहा है, प्रॉब्लम तो वही गेम है। अगर खेल ही ना रहे होते तो क्या मतलब निकला? तब कोई मतलब नहीं निकला। गेम वही जो आपका हो रहा है, उसमें अगर एक अपोनेंट जीतना चाहता है तो निश्चित तौर पर दूसरे को क्या होना पड़ेगा? हारना। प्रॉब्लम एक ही है लेकिन सॉल्यूशन दो तरीके से आ रहे हैं, एक बार मैक्सिमम टाइप में और एक बार मिनिमम टाइप में। यही आपकी क्या कहलाती है? ड्यूअलिटी कहलाती है। समझ में आई बातें? चलो लिखने की शुरुआत करो। लिखना, द टर्म ड्यूअल स्टार्ट करके लिखना, ये इंट्रो है, कह सकते हो इंट्रो। इंट्रो लिखना, द टर्म ड्यूअल, द टर्म ड्यूअल, the term dual in general implies that implies that the term dual in general implies that two or double, two or अथवा double, द टर्म ड्यूअल, ड्यूअल का मतलब होता है या तो दो और या तो कह सकते हो डबल। ठीक, इसमें लिखना, ड्यूअलिटी इंप्लाइज दैट, ड्यूअलिटी इंप्लाइज दैट ड्यूअलिटी इंप्लाइज दैट ईच लीनियर प्रोग्रामिंग, implies that each linear programming problem, linear programming each linear programming problem can be analyzed
problem can be analyzed in two different ways. But would have equivalent solution. कह रहे हैं ड्यूअलिटी implies that each linear programming problem, ड्यूअलिटी आपको ये बताती है कि जितनी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती हैं वो सभी कैन बी एनालाइज्ड इन टू डिफरेंट वेज, वो दो तरीके से एनालाइज्ड की जा सकती है, मतलब आप उनका विश्लेषण दो तरीके से कर सकते हो, लेकिन दो तरीके से देखने के बाद भी, यानी दो पॉइंट ऑफ व्यूज रखने के बावजूद भी इनके जो सॉल्यूशन आएंगे वो है इक्विवेलेंट सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कैसे होंगे? इक्विवेलेंट। सीधी सी बात है भाई, एक एग्जांपल रखो बस दिमाग में, वो आपके लिए सबसे सॉलिड एग्जांपल है। अगर हम तुमसे जीतना चाहते हैं तो तुमको हारना पड़ेगा, और हम ये कह रहे हैं हम जीत गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम हारे भी तो निश्चित तौर पे। और अगर हमने इसी बात को पलट करके कहा तुम हार गए, मतलब हम मिनिमा की चर्चा पहले करें, तुम हार गए, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे अपोनेंट हम, यानी कि हम कैसे जीत गए हैं। तो एक ही प्रॉब्लम है और तरीके देखने के क्या है? दो, उसके बावजूद भी सॉल्यूशन क्या है? सेम है। सॉल्यूशन आपका बदलने वाला नहीं है। आधा ग्लास भरा है और आधा ग्लास खाली है, एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। ग्लास आधा भरा है मतलब ग्लास आधा खाली है, और ग्लास आधा खाली है मतलब ग्लास आधा भरा है। यही आम जिंदगी की भाषा में ड्यूअलिटी है, और इसी को हम लोग मुहावरे के तौर पर याद रखना, हमेशा इस पूरे चैप्टर में याद रखना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। आप या तो प्रॉब्लम को मैक्सिमा के तौर पर डील करोगे या तो मिनिमा के तौर पर, और हर प्रॉब्लम मैक्सिमा और मिनिमा दो तरीके से आप डील कर सकते हो। क्लियर हुआ? यही कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी है। चले आगे बढ़े, लिखना। लाइन चेंज करके लिखना। एनी एलपी प्रॉब्लम, एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपी लिख देना बस शॉर्ट में। एनी एलपी प्रॉब्लम, एनी एलपी प्रॉब्लम, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डजंट मैटर वो मैक्सिमाइजेशन की है या फिर मिनिमाइजेशन की, तो ब्रैकेट में लिखना आइदर मैक्सिमाइजेशन, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, आइदर मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन कैन बी स्टेटेड, बताई जा सकती हैं, कैन बी स्टेटेड in another equivalent form, in another equivalent form, ठीक, based on the same data, based on the same data, मतलब आपको डेटा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। कहा गया एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, डजंट मैटर आपकी प्रॉब्लम मिनिमा की है या फिर मैक्सिमा की है, कोई भी दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड, बताई जा सकती है, इन अनदर इक्विवेलेंट फॉर्म, वो अपने ही इक्विवेलेंट किसी और फॉर्म में बताई जा सकती है, बेस्ड ऑन द सेम डेटा, और आपको डेटा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम हॉल में एक पेपर का पैकेट आता है और जितने स्टूडेंट मौजूद हैं उतने ही पेपर आपके पास मौजूद हैं, जितने स्टूडेंट मौजूद हैं उतने ही पेपर। जैसे बीएससी थर्ड ईयर की क्लास है, मान लो बीएससी थर्ड ईयर में टोटल 150 स्टूडेंट मौजूद हैं, ठीक, मान लिया 150 स्टूडेंट मौजूद है, तो ये जो 150 स्टूडेंट मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पेपर की संख्या भी कितनी मौजूद है? 150। अगर मुझको ये बताना है कितने लड़के एब्सेंट हैं,
तो हम सेम डेटा के आधार पर ये बात कह सकते हैं जितने यहाँ पेपर बचे होंगे उतने ही लड़के एब्सेंट हुए होंगे। और अगर मुझको सेम डेटा के आधार पर बताना है कितने लड़के प्रेजेंट हैं तो इसी डेटा के आधार पर प्रेजेंट भी बता देंगे। अगर हम कह रहे 100 पेपर बट गए तो इसी डेटा के आधार पर हम ये भी बता सकते हैं कितने प्रेजेंट हैं और इसी के आधार पर बताएंगे कितने एब्सेंट हैं। प्रेजेंट वाले केस को मैक्सिमा ले लो और एब्सेंट वाले केस को मिनिमा ले लो। तो आप इसी के आधार पर बता सकते हो 50 एब्सेंट हो गए और 100 आपके कैसे हुए प्रेजेंट। क्या आपको डेटा बदलना पड़ा? नहीं। ड्यूअलिटी में भी यही काम होता है। ड्यूअलिटी में भी आपको डेटा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए लिखा गया है एनी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैन बी स्टेटेड इन अनदर इक्विवेलेंट फॉर्म बेस्ड ऑन द सेम डेटा। नो नीड टू चेंज डेटा। आपको डेटा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना इसमें आगे द न्यू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और ऐसे में सोचो एक एलपीपी दिया गया, हमने उसी एलपीपी को उसी डेटा के आधार पर अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जो पहला वाला जो पहले से मौजूद है वो प्राइमल बन गया और जो दूसरा मौजूद है वो मेरा कौन बन गया? वो मेरा ड्यूअल बन गया। लिखना द न्यू एलपी प्रॉब्लम, द न्यू एलपी प्रॉब्लम, the new LP problem is called नई बनी हुई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कही जाती है। is called ड्यूअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और इन शॉर्ट मतलब तुम लोग खुश मत हो ना कि YouTube पे शॉर्ट और रील्स बनाने का जमाना आ जाए, बहुत पहले से चल रहा था। इन शॉर्ट आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कहोगे? ड्यूअल, और कुछ कहने की जरूरत नहीं। और इन शॉर्ट ड्यूअल, बस। जमाना जैसे जैसे तरक्की करते हैं लोग छोटे नाम पहले बाबूजी हुआ करता था, फिर बाबूजी से धीमे 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 काका पापा ये सब आया। उसके बाद फिर डैड को जितना पापा कहने में लगता है उतना डैड कहने लगता है। फिर हाय पा, फिर ये होने लगा पा, केवल और केवल पा कहेंगे, बस समझ जाओ कि पा। पहले भाई बोला जाता था, ये स्टूडेंट एक दूसरे में भाई मेरा ये काम कर दो, भाई ये काम कर दो। अभी क्या है ब्रो? अभी यो हनी सिंह वाला ड्यूअल शॉर्ट यही रहेगा आपका। लिखना, नोट लगाना इसके बाद। ये कोई मायने नहीं रखता आप किस प्रॉब्लम को प्राइमल कहोगे, किसको आप ड्यूअल कहोगे। इसी बात को हम नोट में लिख रहे हैं। नोट में पहला नंबर लिखना, इट इज इमैटेरियल, ये मायने ही नहीं रखता है। हम ये मिटा दें अगर ये हो गया हो तो। नोट में सबसे पहला नंबर फर्स्ट लिखना, इट इज इमैटेरियल, it is immaterial, it is immaterial which of the बहुत अच्छी क्लास है, which of the two problem, which of the two problem is called primal or dual, is called primal or dual, प्राइमल और ड्यूअल। ये इमैटेरियल है, ये मायने ही नहीं रखता कि आप किस प्रॉब्लम को प्राइमल कहते हो और किसको ड्यूअल कहते हो। क्यों? क्योंकि आगे चल करके हम एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। प्राइमल का जो आप प्राइमल प्रॉब्लम निकाले हो, ठीक, या अगर एक प्रॉब्लम आपकी मौजूद, अच्छा सोचना ये केस किसका? मैक्सिमा का। तो ये कौन है? प्राइमल है, ठीक है। हमने इसको कन्वर्ट किया किसमें? मिनिमा में। तो ये कौन हो गया मेरे लिए? ड्यूअल हो गया। क्लियर हुआ? तो मैंने प्राइमल का क्या निकाला? ड्यूअल। अब जो मेरे पास ड्यूअल मौजूद है ना, ड्यूअल, अब शुरुआत यहां से करो। आप ड्यूअल को क्या मान लो? प्राइमल मान लो। ड्यूअल को क्या मान लो? प्राइमल। तो प्रॉब्लम किसमें नजर आई? मैक्सिमम में। अब आप इसको सॉरी मिनिमम में, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो किसमें हो जाएगी? मैक्सिमम। यानी आप ड्यूअल का क्या तैयार कर रहे हो? ड्यूअल। तो ड्यूअल का ड्यूअल कुछ नहीं, वापस क्या आता है? प्राइमल। आगे चल करके हम इसी थ्योरम को बाकायदा प्रूव करेंगे। ड्यूअल ऑफ ड्यूअल इज अगेन प्राइमल इटसेल्फ।
क्लियर हुआ? इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जिस प्रॉब्लम को प्राइमल मानो और चाहे जिसको ड्यूअल मानो, लेकिन हाँ याद रखना जो आपको पहले से दिया गया है वो आपके लिए क्या होगा? प्राइमल, और जो आप निकालोगे वो क्या होगा? ड्यूअल होगा। क्लियर है ये बातें? It is immaterial which of the two problems is called primal or dual because क्योंकि लिखना या कॉमन करके सिंस लिख देना, छोड़ो बिकॉज सिंस, क्योंकि ठीक, the dual of the dual is primal itself क्योंकि ड्यूअल का भी ड्यूअल निकाला जाए तो प्राइमल ही आता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता किसे प्राइमल कहे और किसे ड्यूअल कहे। ठीक, अब वो एग्जांपल लिखा देते हैं कि 2 पर्सन गेम थ्योरी होती है तो दो कंपटीटर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक के लिए जो प्रॉब्लम मैक्सिमा की है दूसरे के लिए वो कैसी होती है? मिनिमा की। तो दोनों की प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ड्यूअल का। दोनों की प्रॉब्लम एक दूसरे के लिए किसका काम करेगी? ड्यूअल का या प्राइमल, जो भी आपकी मर्जी आप बोल सकते हो। लिखना इन अ 2 पर्सन गेम थ्योरी, नोट नंबर 2, इन अ 2 पर्सन गेम थ्योरी, जब एमएससी पढ़ोगे, मान लो एमएससी में एडमिशन लिए, तो एमएससी में एडमिशन लेने पर जैसे ये ड्यूअलिटी चल रहा है, ड्यूअलिटी के बाद इसका एक चैप्टर आता है सेंसिटिव एनालिसिस। सेंसिटिव एनालिसिस के बाद फिर आपके पास होता है इंटीजर प्रोग्रामिंग, और इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बाद फिर आता है गेम थ्योरी। तो एमएससी में, अभी बीएससी में ये 2 चैप्टर हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस बीएससी में पढ़ोगे, इसके बाद फिर ये जो दूसरा वाला इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये भी बीएससी में पढ़ोगे, इसके बाद जो गेम थ्योरी आती है वो एमएससी में पढ़ोगे। गेम थ्योरी उसी की यहाँ पर चर्चा करें। गेम थ्योरी और कुछ नहीं, एक टास्क दिया गया, उसी टास्क को परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करो कि बेस्ट सॉल्यूशन मिले, यही आपकी गेम थ्योरी है। ठीक, तो ये चीजें एमएससी में मिलेगी। और ये मान करके चलो कोई भी इसमें से जब एमएससी में एडमिशन लेगा, ये जो नोट्स तुम्हारी बन रही है ना, इसको फेंकना। इसको अगर फेंक दिए तो तुमको सारी चीजें वापस पढ़नी पड़ेंगी, और कैसे पढ़ोगे वो तुम ही जान सकते हो। हालात क्या है, यहाँ का पहला चैप्टर प्रॉब्लम फॉर्मेशन, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ग्राफिकल मेथड, तीसरा सिंप्लेक्स, चौथा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, चौथा सेंसिटिविटी एनालिसिस, पांचवा इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बीच में आ गई फिर गेम थ्योरी। गेम थ्योरी को अभी निकाल दो। फिर ड्यूअलिटी, ये हो गया ड्यूअलिटी वाला चैप्टर। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, इसके बाद फिर एक आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम। ये इतना चैप्टर एमएससी में डिक्टो मिलेगा पूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर तो जो यहाँ पढ़ रहे हो, ये सातों चैप्टर एमएससी में एज इट इज मिल जाएंगे। फायदा सुनो क्या होगा, फायदा ये होगा जो लोग मूड बनाए होंगे एमएससी करने का उनके लिए बता रहे हैं। बाकी तो 70% की लाइफ इसके बाद कॉलेज लाइफ बंद हो जाती है, 70% का डेटा है। इसके बाद क्या होगा, अब जो लोग इनको पढ़े हुए हैं उनको खाली एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, गेम थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ठीक, इसके बाद कॉन्ट कंडीशन आती है वो पढ़नी पड़ेगी, बट सीपीएम टेक्निक आती है, नेटवर्क एनालिसिस में जाकर के वो 3 से 4 चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। बस आपका पूरा एमएससी का ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स खत्म हो गया है। तो वहां पर ये चैप्टर तुमको फायदा देंगे। प्रॉब्लम फॉर्मेशन का एक न्यूमेरिकल फिक्स है, वो आपको मिलेगा तय मान करके चलो, वो आपको मिलेगा। सिंप्लेक्स मेथड में बिगर मेथड आपको वहां पर मिलेगा और लॉन्ग में मिलेगा। तो एक उधर का और एक इधर का, 2 हो गया। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ड्यूअलिटी के क्वेश्चन मिल भी सकते हैं और नहीं भी। तो एमएससी के पेपर का 4 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल पाता है। 60% का किस्सा यहीं पर डील हो जाता है। 40% में बचते हैं भाई 3 से 4 पेपर, 3 से 4 चैप्टर जो आप वहां पर डील करते हो। इसीलिए नोट्स बना लो और बेच करके गट्टा तो बिल्कुल मत खाओ, नहीं नोट्स बेच करके गट्टा खाने लगाओ। लच्छी खा लेंगे। उसका बड़ा फेमस नाम बताया क्या है? उसका फेमस नाम बच्चों के बीच में है, बम्बैया बोला। In a 2 person game theory, लिखो, in a 2 person game theory, in a 2 person game theory, one competitors problem is the dual. Problem
is the dual of the opponent's problem, of the opponent's problem. Note कर। ये कंप्लीट करो फिर आगे बढ़ो। हाँ, अटेंडेंस चला दो। आज तारीख है 24/12/22 सभी की आखिरी क्लास है। चलो इसके बाद डबल स्टार करके फिर लिखना। लिखो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म, डबल स्टार करो और लिखो देयर आर टू इंपॉर्टेंट फॉर्म, देयर आर टू important forms, there are two important forms, there are two important forms of primal and dual LP problem, and dual LP problem. There are two important form of primal and dual LP problem. टोटल दो टाइप के ड्यूअल एलपी प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, पहला सिमेट्रिकल होता है, नंबर 1 लिखना फर्स्ट, पहला सिमेट्रिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल या इसी सिमेट्रिकल फॉर्म का ही एक दूसरा नाम है कैनोनिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल ब्रैकेट में लिखना कैनोनिकल फॉर्म, सिमेट्रिकल और कैनोनिकल फॉर्म। सेकंड लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम तुरंत उनको ड्यूअल की प्रॉब्लम बनाना बता रहे हैं, बस और थ्योरी नहीं है, थ्योरी खत्म। इसके बाद थ्योरी केवल और केवल बचती है कि आप ड्यूअलिटी को बनाओगे कैसे। मतलब एक प्रॉब्लम आपको प्राइमल में दी गई है तो आप उस प्राइमल से ड्यूअल की प्रॉब्लम कैसे तैयार करोगे। डेटा अगर मिनिमा का फॉर्म में दिया गया है तो आप उसको कैसे मैक्सिमा में कन्वर्ट करोगे। ठीक, लिखना हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल एलपीपी। हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्राइमल आपको दिया गया होगा, दिए गए प्राइमल के डेटा से ड्यूअल प्रॉब्लम को बनाने का तरीका, फॉर्मेशन ऑफ ड्यूअल एलपीपी। ठीक, सबसे पहला फॉर्म हम लोग डील करें सिमेट्रिकल फॉर्म। हेडिंग डाल देना सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म एक तरफ हम प्राइमल लिखेंगे और दूसरी तरफ ड्यूअल लिखेंगे। बाद में हम इनके लिए बताएंगे कि मैंने चेंजिंग कहां पर कैसे कैसे की है। ये याद रखना, एक काम हमेशा हमको करना पड़ेगा, अगर प्राइमल दिया गया है तो प्राइमल में मैक्सिमा और मिनिमा का केस देखेंगे। प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है या मिनिमाइजेशन की, उसी के अकॉर्डिंग जैसा केस रहेगा हम जितनी इनइक्वालिटी है उन सब का साइन एक बराबर कर लेंगे। मतलब अगर इनइक्वालिटी लेस देन होनी चाहिए तो सारी इनइक्वालिटी लेस देन बना लेंगे, अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन होनी चाहिए तो सारी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन बना लेंगे। मिक्स टाइप का कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक, और ये डील होगा मैक्सिमा और मिनिमा के केस को देखते हुए। मैक्सिमा का होगा तो लेस देन चाहिए या ग्रेटर देन, और मिनिमा का होगा तो ग्रेटर देन चाहिए या लेस देन, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे।
एडिंग पड़ गई सब चीज, एडिंग पड़ गई। ये पूरा हटा रहे हैं क्योंकि हम 2 टेबल बने। अच्छा टेबल वैसे बनाना जैसे बचपन में पढ़ते थे 8वीं क्लास में। इन दोनों में अंतर बताइए, तो पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, तो बीच में एक लाइन, इधर आपका प्राइमर और इधर आपका ड्यूअल, आमने सामने चीजें लिखते चले जाना। लिखना, इधर होगा प्राइमर, और इधर हम लिख रहे हैं ड्यूअल। ड्यूअल कॉपी के बीच में ही लाइन खींचना, ठीक, आधे आधे पर कर दो, आधे आधे में काम हो जाएगा। एक तरफ प्राइमर और एक तरफ ड्यूअल। अगर आपका प्राइमर मैक्सिमाइजेशन टाइप का होगा तो आपका ड्यूअल मिनिमाइजेशन टाइप का होगा, ठीक। पहला अंतर तो यही है। इसमें लिखना मैक्सिमाइज जेड। अच्छा अब और सुनो, चूंकि आप 2 प्रॉब्लम बना रहे हो साइड बाय साइड, ध्यान देना, 2 प्रॉब्लम बना रहे हो साइड बाय साइड बना रहे हो, तो एक दोनों के वेरिएबल अलग अलग कर दो, क्योंकि अगर आपने दोनों में वेरिएबल सेम रखे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे हम लिख दें मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 2x1 + 3x2 + 5x3, लिख दिया मैंने, और इधर मैंने मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू वो भी x1 x2 और x3 में लिख दिया, तो कंफ्यूजन पैदा होगी। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन जो आपका प्राइमल है उसको वेरिएबल x के फॉर्म में बनाएंगे, और जो मेरा ड्यूअल होगा उसको वेरिएबल y के फॉर्म में बनाएंगे। और इस बात को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर मैक्स जेड x लिख देते हैं। मतलब ये बनेगा किसमें, x वेरिएबल को लेते हुए, और दूसरा बनेगा किसको, y वेरिएबल को। कैसे होंगे वो संख्या अभी बताते हैं। पहले लिखना मैक्सिमाइज जेड x इज इक्वल टू c1x1 + c2x2, इस तरीके से चलते हुए प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू c1x1 + c2x2 + so on cnxn। कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर हम साइड बाय साइड चलाते भी चल रहे हैं समझाने के लिए। मान लो मुझको दिया गया मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3x1 + 4x2 + 9x3, ये मुझको दे दिया गया। क्लियर? हाँ, सबका हो गया? सुनो, कभी कभी होता है लोग लिख देते हैं दूसरे का नाम, अटेंडेंस क्लास भाई तुम लोग मतलब भी नहीं हो। कई लोग तो ऐसे हैं जो ग्रुप में बिना मतलब की अटेंडेंस चढ़ा दिया जाती है, 7:30 बजे अटेंडेंस कर, क्लास चल रही है 3 बजे, अटेंडेंस लिए 11:18 पे, अब ग्रुप में मैसेज दे रहे 7:30 बजे प्रेजेंट सर। हम फिर अच्छा अभी पता चला ये प्रेजेंट भी है, इसके पहले तुमको पता ही नहीं था कि तुम दुनिया में आ चुके हो। 7:30 बजे मैसेज कर रहे हैं। अब सुनो, मान लो ये हो गया, ठीक। एक प्रॉब्लम हम बना रहे हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमा की होगी तो दिमाग में बैठा लो, प्रॉब्लम अगर मैक्सिमा की है तो प्राइमल में आपकी जितनी इनइक्वालिटी है वो सब लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप इसके लिए इनइक्वालिटी लिख दे रहे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता आपको जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसमें कोई इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू टाइप की ना हुई तो उसको लेस देन आर इक्वल टू टाइप की बनाना। इक्वल टू टाइप की हुई तो कैसे बनेगी वो हम तुमको बाद में बताएंगे, या अभी सुन लो, नहीं सोचोगे ना थोड़ी देर तक तुम दिमाग भटकता रहेगा कैसे बनेगी। सुनो, मान लो दिया गया 2x + 5 2x1 + 5x2 इज इक्वल टू 3, और ये मैक्सिमम में आ गया, ये मैक्सिमम में आ गया, एक कांस्टेंट हुआ, तो आपको सबसे पहले इसको लेस देन आर इक्वल टू में डील करना है। हम डील कर लेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2x1 + 5x2 लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। हो गया डील कि नहीं? अब एक बार वही चीज लेस देन आर इक्वल टू, एक बार वही चीज ग्रेटर देन, इसका मतलब एक्चुअल में 2x1 + 5x2 इज इक्वल टू कितना है 3, लेकिन अब सारी चाहिए किसमें, लेस देन आर इक्वल टू, और ये किसमें है ग्रेटर देन, तो आप इसको माइनस से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया -2x1 - 5x2 लेस देन आर इक्वल टू -3। अब क्या ये और ये, मतलब एक ही इक्वेशन जो आपको दिया गया था इसको मैंने 2 बार लेस देन आर इक्वल टू टाइप में लिख दिया कि नहीं लिख दिया? हाँ या ना? पहला काम हमको यही करना होगा कि मेरी जितनी भी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप में या फिर इक्वल टू टाइप में होगी उन सबको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, लेस देन आर इक्वल टू टाइप में। क्लियर हुई पहली बात? अब यहां पर देखते हैं, मान लो कांस्टेंट दिया गया 2x1 + x2 + x3 लेस देन आर इक्वल टू 2, उसके बाद 5x1 + 9x2 + 8x3 लेस देन आर इक्वल टू 10। ये रहा पहला सवाल। ड्यूअल में कितने वेरिएबल हैं?
पहला सवाल यही है, क्योंकि प्राइमल में मेरे पास कितने वेरिएबल है, x1 x2 सो ऑन xn, तो ड्यूअल में भी n वेरिएबल हो ये कोई जरूरी नहीं है। ड्यूअल में कितने वेरिएबल आए वो आपके कांस्टेंट की संख्या डिसाइड करेगी। जितना आपके पास प्राइमल में कांस्टेंट मौजूद होगा उतना ही आपके पास ड्यूअल में कौन मौजूद होगा, वेरिएबल। मेरे पास यहाँ कितने कांस्टेंट हैं, 2, तो इसका मतलब है मेरे ड्यूअल में कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट डिसीजन वेरिएबल मेरे पास 3 है ना, डिसीजन वेरिएबल की संख्या अगर मांगी जाए तो वो कितनी, 3, लेकिन मेरे पास शर्तों की संख्या मांगी जाए कांस्टेंट, तो मेरे पास कांस्टेंट कितने हैं, कांस्टेंट मत सुनना, हम इसलिए आर बार बार प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। कांस्टेंट मेरे पास कितने हैं, 2, जितने मेरे पास कांस्टेंट होंगे उतने ही मेरे ड्यूअल में कौन आएंगे, वेरिएबल। तो मेरे ड्यूअल के 2 वेरिएबल आएंगे, पहला वेरिएबल y1 और दूसरा वेरिएबल y2, तो मेरा ड्यूअल तैयार होगा मिनिमाइज zy इज इक्वल टू, एक रहेगा y1 में और एक रहेगा y2। कोफिशिएंट क्या क्या होंगे वो बात की चर्चा है, आई बातें समझ में। तो वेरिएबल चुनना आया, जितने प्राइमल में नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतने ड्यूअल में नंबर ऑफ वेरिएबल जाएंगे। क्लियर हुआ? अब हम पहले प्राइमल तैयार कर लेंगे, फिर हम इसके आधार पर ड्यूअल बनाएंगे, और सिर्फ बनाने का तरीका देखते रहो। तो प्राइमल हो गया मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू दिस, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सुनना, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ठीक। जिन शर्तों को ये महसूस करता है वो शर्तें कौन सी हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1n xn इज लेस देन और इक्वल टू b1। किसी को कोई तकलीफ, a11 क्या है पता है, ठीक। अगला सुनना, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn लेस देन और इक्वल टू b2, ठीक। और इस तरीके से चलते हुए अप टू सो ऑन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस amn xn लेस देन और इक्वल टू कितना, bm। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी एंड x1, x2, सो ऑन xn ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले प्राइमल तैयार कर डालो, प्राइमल तैयार करो तब ड्यूअल बनाएंगे। इसी में बनाने का तरीका सीख लो, इसी में, फिर भी हम लिखाएंगे, डिस्क्रिप्टिव लिखाएंगे, परेशान ना होना। लेकिन आज ग्रुप में जुड़ जाओ, जितने लोग बाहर हो, ठीक है, आप जुड़ जाओ, जिससे 7 दिन की छुट्टी में हम 7 एक्स्ट्रा क्लास चला सकें। कोशिश यही रहेगी, बाकी गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन हाँ 4 तो चलेगी, ये फिक्स है 4 चलेगी, और चारों क्लासेस 2-2 घंटे की, बढ़ सकती हैं, कम नहीं हो सकती हैं, ये पहले से तय है। हो गया सबका? लिखो लिखो। ये दिखे तो ड्यूअल का कलर ही दिखेगा, वीडियो में नहीं दिखेगा, वीडियो में नहीं दिखेगा। ड्यूअल का कलर होता है, तुम लोग तब तक लिखो, तब तक हम खुराफात कर रहे हैं। ड्यूअल सुनना, ये बताओ सबसे पहला काम, ड्यूअल में कुल कितने वेरिएबल लिए जाएंगे वो इससे डिसाइड होगा। b1 का मतलब पहला कांस्टेंट, ये आपका दूसरा कांस्टेंट, तीसरा, चौथा, कितने कांस्टेंट हैं, m। तो ड्यूअल में वेरिएबल की संख्या कितनी आ जाएगी, m। प्राइमल किसकी है, मैक्सिमा की, ड्यूअल किसकी होगी, मिनिमा की। लिखना मत, थोड़ी देर देखना। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका होगा मिनिमाइज zy इज इक्वल, मिनिमाइज zy इज इक्वल, ध्यान देना,
y1 कोफिशिएंट क्या होंगे वो बाद में बताते हैं, y1 y2 y3 और इस तरीके से चलते चलते प्लस ym, ये मैंने लिख दिया। काहे बच्ची ये गिनो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 m, टोटल m वेरिएबल ही आएंगे। तो m वेरिएबल आएंगे तो y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा और ym आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? कोफिशिएंट कौन होंगे वो सुनना, जो राइट साइड में ये कांस्टेंट बैठे हैं यही आपके कोफिशिएंट बन जाएंगे। यानी ये बनेगा b1 y1 प्लस b2 y2 प्लस b3 y3 प्लस सो ऑन bm ym, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव फंक्शन? अब सुनना फिर ध्यान दो, अभी अभी रुकना। अब सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिख रहे हैं, कुछ ना लिखो, केवल निगाह जमाए रखो, बस मत लिखो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट सुनो कौन से होंगे। सबसे पहली चीज, ये सारे लोग कैसे हैं, लेस देन, तो वो सारे लोग कैसे होंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप के। एक बदलाव। दूसरा बदलाव सुनना, कोफिशिएंट सुनना, a11 a21 सो ऑन am1, जो आपका कॉलम में है उसको आप कहां रख दो, रो में रख दो। तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यहां से बोलना a11 y1, हाँ या ना, प्लस अगला बोलो a21 और y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कितना am1 ym, हाँ या ना। इनइक्वालिटी इधर कौन सी थी, लेस देन, तो उधर कौन सी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब तो उधर कौन होगा, तुम गौर करो, a1 amn इंगेज हो चुके हैं, ठीक, b1 b2 इंगेज हो चुके हैं, खाली छुट्टा कौन घूम रहा है, c1 c2 c3 cn, इनको बैठाओ राइट साइड में, ग्रेटर देन और इक्वल टू c1। अब सुनो दूसरा, फिर अपनी मर्जी से दूसरा तैयार कर रहे हैं, a12 a22 am2 है कि नहीं, तो ये आपका सेकंड बनेगा a12 y1 प्लस अगला बोलो a22 y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस कितना am2 ym और ग्रेटर देन और इक्वल टू c2। इस तरीके से ये कहानी ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, सो ऑन। लास्ट का बोलो, लास्ट का a1n y1 प्लस a बोलो 2n y2 प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते प्लस amn और ym, हाँ है ना, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना cn बच्ची। ये बताओ यहां से यहां तक के लोग, यहां से यहां तक के लोग अब ये नहीं रहे, अब ये ट्रांसपोज हो चुके हैं, हाँ है ना, ये ट्रांसपोज हो गए। और आप कितने इक्वेशन बना रहे हो, कितने इक्वेशन बना रहे हो, जितने आपके पास c1 c2 और कौन है cn, कितने लोग हैं, n लोग, तो कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी, n होगी। पहला कांस्टेंट बनेगा c1 के नाम पे, दूसरा c2 के नाम पे, तीसरा c3 और लास्ट वाला cn। तो ये याद रखना, अगर आपके, अब हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में बता रहे हैं, अगर आपका प्राइमल m क्रॉस n की मैट्रिक्स फेंकता है तो आपका ड्यूअल m क्रॉस n की मैट्रिक्स को फेंकेगा, हाँ या ना, समझ में आई बात है। अब तैयार करो, और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी एंड y1 y2 अप टू सो ऑन ym ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये रहा ड्यूअल और वो रहा प्राइमल। परेशान हो, आदत पड़ जाए, अभी और लिखा है, टेंशन ना लो। अभी तुमको केवल बस ऐसे लिख करके दिखा रहे हैं, मैं इसकी समरी लिखा दूंगा तुमको। जब शुरू में डील किया जाता है तो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म डील किया जाता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने सारी इनइक्वालिटी कैसी मानी है, लेस देन आर इक्वल टू, सारे b1 b2 b3 जो हैं वो ऐसे हैं कि आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे है। तो ये स्टैंडर्ड है कि आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर के थ्रू इसको तैयार कर रहे हो। जबकि ये हो सकता है कि आपके प्राइमल में इक्वल टू की बात आए, ये भी हो सकता है आपकी प्राइमल की प्रॉब्लम में आपकी इनइक्वालिटी सारी लेस देन ना हो बल्कि कुछ ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, तो वो सारे किससे ना न्यूमेरिकल में डील किए जाएंगे। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, अब दिमाग में बैठा लेना,
अगर आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमा की दी गई है तो आप एक काम करना, सारी की सारी इक्वलिटी आप क्या बना लेना, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक। और जब आप ड्यूअल तैयार करना तो वहां पर आप सारी कैसी बनेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू बनेगी। और ये लेस देन और ग्रेटर देन की भी समझ अच्छे से आ सकती है। आप क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, अपनी भाषा में बोलो, प्रॉफिट मैक्सिमा करना चाहते हो। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमा करना चाहते हो तो ये तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता था, याद आया कि नहीं? पहला चैप्टर जब पढ़ाए थे प्रॉब्लम फॉर्मेशन, तो इसको अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का नाम दिया गया था। समय आपके पास 5 घंटे हैं, या तो आप 5 घंटे पूरा इस्तेमाल कर लो, तो 5 घंटे से कम, ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो प्रॉफिट अगर आपको मैक्सिमा चाहिए तो जितना रिसोर्स अवेलेबल है या तो सब का इस्तेमाल कर लो या तो कुछ कम का इस्तेमाल, यही तो शर्त लगती है। तो ये बताओ जितने रिसोर्सेज हैं या तो पूरे इस्तेमाल हो जाएंगे या तो उनसे कुछ कम, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। मिनिमम में क्या होता है, जब आप प्रॉब्लम मिनिमम की है तो आप कम से कम इस्तेमाल करते हो या ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश है। मिनिमम की प्रॉब्लम है कि आपको कॉस्ट को मिनिमम रखना है, तो कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। ये बताओ C1 C2 C3 CN प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन था कि नहीं था? X1 की 1 यूनिट का रुपए का प्रॉफिट कमाती है C1 का, तो टोटल कितने का कमाएगी, C1 X1 का। X2 की 1 यूनिट का प्रॉफिट कितना, C2, तो टोटल X2 का C2 X2, तो ये प्रॉफिट हो गए कि नहीं? तो अगर आपको कॉस्ट को मिनिमा करना है तो कॉस्ट को मिनिमा करने के हिसाब से देखो तो आपका प्रॉफिट वाला हिस्सा मैक्सिमा होना चाहिए कि नहीं? तो इधर से आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू रखो और उधर से आप क्या रखो, लेस देन आर इक्वल टू रखो। ये होता है इनइक्वालिटी के गेम को याद करने। ये हम तुमको ना सबसे बेसिक थ्योरी बता रहे हैं याद करने की। इनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसा नहीं होते, इनके फिजिकल इंटरप्रिटेशन बिजनेस प्रॉब्लम के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसी आपकी बिजनेस प्रॉब्लम होगी, हर बार प्रॉफिट और इसका लॉस का ही थोड़ी ना होता है कि हर बार आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हो, हर बार आप यही कॉस्ट मिनिमा कर रहे हो, हर बार ऐसा नहीं होता। टाइम भी तो हो सकता है, आप टाइम का मैक्सिमम यूज करना चाहते हो, असाइनमेंट में आपको टाइम का भी यूज सिखाया जाएगा कि आप टाइम कैसे मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो ये केवल और केवल ना मैक्सिमम और मिनिमम समझाने के लिए हम प्रॉफिट कॉस्ट करते रहते हैं। इसको दिमाग में बैठाना मत कि मैक्सिमा का मतलब प्रॉफिट ही होता है और मिनिमा का मतलब कॉस्ट ही होता है ना, ऐसा नहीं। जैसी आपकी बिजनेस प्रॉब्लम रहेगी वैसा काम। और हम लोग जानते हैं बिजनेस प्रॉब्लम कई तरीके की हो सकती है। ड्यूटी प्रॉब्लम भी तो करवाए हैं, जब डॉक्टर की ड्यूटी लगाई जा रही थी तो डॉक्टर की ड्यूटी लगाई थी, वहां पर तो आपके रिसोर्स कौन थे, प्रॉफिट थोड़ी था, वहां तो जो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी थी वो आपका रिसोर्सेज था। तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी का हम क्या कर रहे थे, मैक्सिमम यूज कर रहे थे। आई बात है समझ में? जब हम लोग वेफर्स पैक कर रहे थे, चॉकलेट क्रीम, बिस्किट, ऑरेंज क्रीम, तो वहां पर अवेलेबिलिटी की बात आई हुई थी। तो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग बिजनेस प्रॉब्लम में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। इसी में हम तुमको एग्जांपल से ये भी समझाए थे कि अगर कोई कंपनी अपना प्रचार करना चाहती है तो वो रेडियो पे प्रचार कर सकती है, टीवी पे प्रचार कर सकती है, न्यूज़पेपर में कर सकती है। तो न्यूज़पेपर में तो प्रचार उसी समय किया जाए जिस समय मैक्सिमम लोग न्यूज पढ़ रहे हो, और टेलीविजन पे अगर आपको ऐड दिखाना है फायदा कमाने के लिए तो टेलीविजन का आपको एक प्राइम टाइम निकालना पड़ेगा। कौन सा प्राइम टाइम होगा जिसपे एक बड़ी भीड़ टीवी देख रही हो, तभी तो आपके ऐड का मान होगा। तुम लोग यहाँ बैठे हो, और क्लासमेट वाला घर पे रजिस्टर का प्रचार कर रहा हो, कोई फायदा होगा? वो तो तुम ही लोग खरीदोगे। तो इसका मतलब जब तुम लोग घर पे मौजूद हो शाम के टाइम में 6 बजे, तब वो लेकर के आएगी, देखिए हमारी रब बड़ी अच्छी से हवाई जहाज बनाएंगे, दूर तक उड़ेगा, तब आप खरीद सकते हो, तब की कहानी। ये मिटाया जाए, हो गया। अब सुनो, लगे हाथ तुमको एक न्यूमेरिकल बना करके दिखाते हैं इसी समय ना, ऐसे ही रफली प्रॉब्लम, ठीक। इसमें हम कोई थ्योरी नहीं दिखाएंगे, इसमें हम फटाफट इधर से उधर कन्वर्ट करके दिखाएंगे। आपको प्राइमल दिया जाएगा, ड्यूअल बनेगा, बाद में एग्जाम में जब ये आएगा ना तो उसके लिए तुमको प्रॉपर थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि मैंने इनको यहां कन्वर्ट किया, इनको यहां कन्वर्ट किया, ठीक। अब वो सारी चीजें हम बाद में सिखाएंगे, अभी तो कह सकते हो ना एग्जाम्पल के तौर पर है। ये एग्जाम्पल लिखने, प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल। प्राइमल मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू जेड एक्स कर दे रहे हैं, ठीक। जो मर्जी को बोलो, अपने मन से बोलो मैक्सिमाइज जेड, नकल न करो, अपने मन से कुछ भी बोलो। कितना
अरे 2x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 हो गया। जो मर्जी वो 2 3 4 2 3 5 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट बोलो 3x1 प्लस 5x2 प्लस 9x3 क्या लिखें लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, अगला लिख लेते हैं 9x1 प्लस 5x2 प्लस x3 लेस देन आर इक्वल टू 2 और लास्ट में एंड x1 x2 x3 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये तो आपका कौन हो गया प्राइमल। ड्यूअल देखना, देन ड्यूअल ध्यान दिए रहना। ड्यूअल क्या होगा, प्रॉब्लम किसकी मैक्सिमा, तो ड्यूअल किसमें मिनिमा। तो आपका हो जाएगा मिनिमाइज z इज इक्वल टू, तय करो कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेरिएबल कितने जाएंगे, 2 वेरिएबल जाएंगे। तो यहां से लिखना, यहां से मतलब इनसे आप ये बनाओ कितना 5y1, अगला बोलो प्लस 2y2। ठीक, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या बोल, अच्छा वो बोल रहे हो, बहुत आगे चल रहे हो। 3y1 प्लस 9y2, ये आमने सामने लेना 3y1 प्लस 9y2 और बोलो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगला बोलो 5y1 प्लस 5y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अगला बोलो 9y1 प्लस y2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 और लास्ट में एंड y1 y2 बोथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नोट करो प्राइमल और ड्यूअल, ये हम बिना थ्योरी के लिखा है, परेशान होना, ये केवल एग्जांपल के तौर पर है। नोट करो चलो, एक प्राइमल है दूसरा ड्यूअल। टाइम का क्या था 11:25। 25 5 30 10 40 15 मिनट। ये एरो मत बना, ये एरो तो तुमको समझाने के लिए खाली बना दिए आपने उस्ताद नोट कुछ हो सकता है, बनाओ एक एरो खींच करके। एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास हम पढ़ा रहे थे तो कैलकुलेशन किए, वो पीछे 3-4 लोग ना बतियाए पड़े हुए थे, वो पता चलता है कि आपका कंसंट्रेशन कितने अच्छे लेवल का है। चूंकि कमरे की स्ट्रेंथ भी ऐसी थी कि मतलब 400 के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो सबसे पीछे वाली सीट का उनका कंसंट्रेशन नहीं होता, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो बेचारे पिघल रहे थे। पढ़ रहे हैं, मेरी आदत थी, हम इतने की भीड़ के बाद भी पीछे चले गए देखने के लिए। तो जैसे हम बोर्ड पर लिखे थे डिट्टो वैसे छाप रहे थे, डिट्टो वैसे, मतलब हम एक कैलकुलेशन कर रहे थे, नॉर्मली होता है हम उसको मिटा देते अगर कुछ गलत हो गया, लेकिन हम गलत करके उसको ऐसे काट दिए, गलत करके ऐसे काट दिए, वो डिट्टो गलत करके ऐसे काट दिए। और जितनी जगह पे ऐसी बातें हुई थी ना, उतनी जगह पे एक जगह पर हमने ऐसे ऐसे बस झूठे ना बोर्ड पे ऐसे ऐसे समझा रहे थे, तो जैसे समझाते चौक न करे ऐसे ऐसे करे, वो बिना सही से किया। मेरे को ये ताजुब, बंदा गजब का आदमी है, उसमें कौन सी गणित पढ़ रहा था कि उसको भी ऐसे ऐसे कर रहा है। और जो क्लास में उसको यकीन हो भाई ऐसा हो सकता है, ऐसे भी लड़के हैं दुनिया में, ये महावीर होते हैं, ठीक। और जो नहीं जाने उसको ऐसे बता तो यकीन नहीं करेगा, कोई ऐसी भी छापन खाने मशीन खोल सकता है और छाप रहे थे लगातार।
छापने वाले बड़े अच्छे हैं। हाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तब भी वो वैसे ना, इनके कोफिशिएंट को बदलने की उसको कोई जरूरत नहीं है। ये एज जैसे ये -3 होगा ना, अगर ये -3 होगा तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5y1 + 5y2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3, तब हम इसको -3 ही लिखते हैं। सॉल्व करने में होता, अगर कोई मुझको कहता प्राइमल से ड्यूअल बनाइए और अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ये सारे किस में जाते हैं, इक्वलिटी में। जब ये सारे इक्वलिटी में जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर तब आर्टिफिशियल का इस्तेमाल करते हैं। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई करके काम चल जाता तो माइनस से मल्टीप्लाई करते, ये ऑलरेडी क्या होता पॉजिटिव, तो मुझको केवल क्या इस्तेमाल करना पड़ता, स्लैक वेरिएबल, तब सरप्लस और आर्टिफिशियल ना आता। वो तो सॉल्व करने की बात है, लेकिन इनिशियल स्टेज में बिल्कुल जैसा वैसा चेंजिंग केवल यहाँ करेंगे। यहाँ पर अगर इसमें से कोई ऐसा रहा कि लेस देन आर इक्वल टू ना हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात नहीं है, इनमें से कोई लेस देन आर इक्वल टू ना रहा, तो पहले हम उसको क्या बनाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू। उसके लिए अगर मुझको माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे, वो नेगेटिव होता है होता रहे, कोई फर्क नहीं, कोई इधर आकर के पलट जाएगा। क्लियर हुआ? सब लोग लिख चुके हो तो फिर आगे बढ़ा जाए, हो गया? चल इसके बाद क्या हाँ, अब समरी की शुरुआत करने चल रहे हैं। ठीक, हेडिंग डाल दो, हेडिंग समरी ऑफ द जनरल रिलेशनशिप। समरी हाँ 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 समरी सही है, अच्छा है। समरी ऑफ द जनरल, समरी ऑफ द जनरल रिलेशनशिप, summary of the general relationship between primal and dual, between primal and dual LPP, linear programming problem. Summary of the general primal and dual relationship problem. इधर लिखेंगे इफ प्राइमल, उधर लिखेंगे देन ड्यूअल। अगर प्राइमल ऐसा होगा तो ड्यूअल ऐसा होगा, लिखना इसमें। सबसे पहले ब्लैक पेन से वैसे ही दो हिस्से में, इफ प्राइमल और उधर लिखेंगे देन ड्यूअल, अब इधर देखना, अगर प्राइमल ऐसा हुआ तो उसके ठीक सामने ड्यूअल कैसा होगा वो लिखा जाएगा। इफ प्राइमल ऐसा देन ड्यूअल वैसा, इफ प्राइमल ऐसा देन ड्यूअल ऐसा, लिख सकते हो इफ प्राइमल ऐसा देन ड्यूअल ऐसा। कॉपी पे लिख दो इफ प्राइमल ऐसा देन ड्यूअल वैसा। पहला, अगर प्राइमल में ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमाइजेशन, तो ड्यूअल में कैसा होगा, मिनिमाइजेशन। लिखना ऑब्जेक्टिव इज to maximize, objective is to maximize, then dual में पहला लिखना objective is to minimize, objective is to minimize, objective is to minimize। सेकंड लिखना, सेकंड सोच करके बताना। हम लोग किए क्या न्यूमेरिकल में, जब मेरे पास था c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn। ठीक, अगर इधर से x10 को चुनते हैं, किसको, x10 को, यानी 10वें डिसीजन वेरिएबल को चुनते हैं, तो उस 10वें डिसीजन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बैठा हुआ कोएफिशिएंट यहाँ 10वें कांस्टेंट को पैदा कर रहा होता कि नहीं,
हम लोग क्या लिखते थे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू C1, यानी अगर x1 का कोफिशिएंट C1 है तो ये C1 इधर पहले कांस्टेंट को पैदा कर रहा है, हाँ या ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू C1। इधर दूसरा वाला डिसीजन वेरिएबल कौन, x2, तो उसका कोफिशिएंट सेकंड कांस्टेंट में बन जाएगा क्या, C2। आपका तीसरा कौन, x3, तो x3 था तो इसका कोफिशिएंट कहां जाएगा, तीसरे कांस्टेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, C3 पर जाएगा, हाँ या ना। मतलब जो उधर jth डिसीजन वेरिएबल है वो इधर jth कांस्टेंट को बनाने में भूमिका अदा कर रहा है, हाँ या ना। इधर का पहला डिसीजन वेरिएबल उधर पहले कांस्टेंट का राइट हैंड साइड बन रहा है, इधर का दूसरा डिसीजन वेरिएबल उधर के दूसरे कांस्टेंट का, मतलब इसका कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। अब चूंकि बार-बार कोफिशिएंट कहना नहीं सही लगता तो हम डिसीजन वेरिएबल भी कह सकते हैं, वो समझने की बात है। पहले डिसीजन वेरिएबल का कोफिशिएंट पहले कांस्टेंट का राइट साइड बनेगा, दूसरे डिसीजन वेरिएबल का कोफिशिएंट ड्यूअल में दूसरे कांस्टेंट का राइट साइड बनेगा, तीसरे डिसीजन वेरिएबल का कोफिशिएंट ड्यूअल में तीसरे वाले कांस्टेंट का राइट साइड बनेगा। क्लियर है कि नहीं, यानी कांस्टेंट वाले हिस्से पर जा रहे हैं, लिखना इसी बात को। जेथ प्राइमल वेरिएबल xj, जेथ प्राइमल वेरिएबल xj, अगर इधर आपका जेथ प्राइमल वेरिएबल कौन है, xj, तो ड्यूअल में सुनना क्या होगा, ड्यूअल जेथ ड्यूअल कांस्टेंट, सेकंड जेथ ड्यूअल कांस्टेंट, जेथ ड्यूअल कांस्टेंट जाएगा। मतलब इधर जेथ प्राइमल वेरिएबल है तो उधर जेथ ड्यूअल कांस्टेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो सोचो अगर इधर एक डिसीजन वेरिएबल तो उधर एक कांस्टेंट मिला, दूसरा डिसीजन वेरिएबल दूसरा कांस्टेंट, तीसरा डिसीजन वेरिएबल तीसरा कांस्टेंट, यानी आपके प्राइमल में जितने डिसीजन वेरिएबल होंगे आपके ड्यूअल में उतने ही नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक। तो यानी अगर मेरे पास प्राइमल में 10 लोग हैं तो ड्यूअल में कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी, 10। अगर प्राइमल में वेरिएबल की संख्या आपके 5 है तो ड्यूअल में कांस्टेंट की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। मतलब इनके डिसीजन वेरिएबल की संख्या से इनके नंबर ऑफ कांस्टेंट डिसाइड होंगे, कितने आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है ये बातें। अगला लिखना थर्ड लिखना ith प्राइमल कांस्टेंट, ith प्राइमल कांस्टेंट, कांस्टेंट्स जब आप प्राइमल वेरिएबल की बात किए तो प्राइमल वेरिएबल उधर किसको डिसाइड किए, कांस्टेंट। अब आप इधर किसकी बात करो, कांस्टेंट की, वो उधर किसको डिसाइड करेंगे, डिसीजन वेरिएबल को डिसाइड करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं। जब हम इधर कहते हैं b1 किसके लिए लिखा गया, पहले कांस्टेंट के लिए, तो b1 को देखते हुए मैंने पहला वेरिएबल चुना y1, हाँ या ना। फिर मैंने इधर क्या लिखा, लेस देन आर इक्वल टू b2, तो b2 मैंने किस कांस्टेंट के लिए लिखा, दूसरे कांस्टेंट के लिए, तो दूसरे कांस्टेंट के लिए लिखा तो उधर मैंने डिसीजन वेरिएबल क्या लिया, y2, हाँ या ना। मैंने इधर तीसरा देखा लेस देन आर इक्वल टू b3, तो b3 किसके लिए लिखा, थर्ड कांस्टेंट के लिए, तो तुरंत b3 को देखते हुए उधर मैंने क्या डिसाइड किया, तीसरा डिसीजन वेरिएबल कौन सा, y3। तो इसका मतलब जितने इधर आपके कांस्टेंट होंगे उतने ही उधर आपके कौन होंगे, डिसीजन वेरिएबल। जस्ट उल्टा चल रहा है, जितना इधर डिसीजन वेरिएबल उतना इधर नंबर ऑफ कांस्टेंट, जितना इधर नंबर ऑफ कांस्टेंट उतना उधर नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल। क्लियर हुआ। तो अगर आप इधर बात कर रहे हो ith प्राइमल कांस्टेंट की, पांचवें कांस्टेंट की बात करो तो पांचवें कांस्टेंट के लिए उधर कौन सा डिसीजन वेरिएबल मिला होगा, y5, पांचवा मिला होगा। अगर आप इधर बात करो सातवें प्राइमल कांस्टेंट की तो उधर आपको कौन सा वेरिएबल मिला होगा, y7 मिला होगा। क्लियर है कि नहीं। तो अगर इधर आप बात करोगे ith प्राइमल कांस्टेंट की तो उधर आपको क्या मिलेगा, ith ड्यूअल वेरिएबल yi मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, लिखना इस बात को। थर्ड ith ड्यूअल वेरिएबल ith ड्यूअल वेरिएबल yi। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में वो चीजें नहीं आ पाती हैं जो हम समरी में लिख रहे हैं। अब देखो समरी में हम अनरिस्ट्रिक्टेड की भी चर्चा कर रहे हैं। हम लोग पढ़े ना
जब हम लोग सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कहा कि शायद वीडियो लेक्चर में गया हुआ था कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाता है, यहां पढ़ाए थे वीडियो लेक्चर में, यही था, अगर आपका कोई अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो जाता है तो हम लोग उसको दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिख देते हैं। x1 डैश, मान लो x1 आपका कौन हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया, तो हम लिखते हैं नॉट टेक x1 इज इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, दो के डिफरेंस के तौर पर, जहां x1 और x1 डैश और x1 डबल डैश ये दोनों नॉन नेगेटिविटी को फॉलो कर रहे होते हैं। याद आया? धुंधली यादें बची हुई हैं। अच्छा आप सुनना, अगर इधर आपका कोई भी डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया, जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा सकते, या हम समरी में लिखा रहे, अगर इधर आपका कोई भी डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया तो इधर उस नंबर का जो कांस्टेंट होगा वो इक्वल टू टाइप का बनेगा। जैसे मैंने इधर कह दिया कि मेरा जो पांचवा डिसीजन वेरिएबल x5 है, वो पांचवा डिसीजन वेरिएबल x5 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया, अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो निश्चित तौर पर इधर जो पांचवा वाला कांस्टेंट बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, इक्वल टू टाइप का बनेगा। क्यों बनेगा वो सुन लो, ऐसे ही x5 को करें, x5 अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया, और मान लो मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मान लो ये मैक्स जेड होता, मैक्स जेड में x1 के आगे c1 होता, x2 के आगे c2 होता, और इस तरह चलते हुए प्लस इधर होता c5x5 होता, और हमने कह दिया x5 इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो जब हमने कह दिया अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन तो हम x5 को हटाते और x5 की जगह पर रखते x5 डैश माइनस x5 डबल डैश, रखते कि ना रखते? अब तुम करो, इसका एक बार कोफिशिएंट क्या होता, 5, पहला क्या होता c5 और दूसरा फिर क्या होता माइनस c5, जस्ट बराबर मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन में अपोजिट हो गया कि नहीं हो गया, एक का c5 और दूसरे का माइनस c5। तो जब आप इधर बना रहे होते तो सोचो एक बार आप बनाते लेस देन आर इक्वल टू c5, उधर सॉरी उधर लेस देन आर इक्वल टू है, तो इधर क्या होता ग्रेटर देन आर इक्वल टू c5, और दूसरा बनाते तो तुरंत आप बनाते ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस c5। हाँ या ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट करके लेस देन आर इक्वल टू c5 हो जाएगा कि नहीं। अब एक बार ग्रेटर देन आर इक्वल टू c5 बना और एक बार लेस देन आर इक्वल टू, मतलब एक्चुअल में क्या बना होगा, इक्वल टू बना होगा। आई बातें समझ में? इसीलिए कहा जाता है कि अगर इधर आपका किसी नंबर का डिसीजन वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन हो गया तो तय बात है इधर आपका उस नंबर का कांस्टेंट ना तो ग्रेटर देन बनेगा ना तो लेस देन, वो क्या बनेगा, इक्वल टू टाइप का बनेगा। क्लियर हुआ? लिखना इस बात। भाई का क्या हाल है? 40 मत लिखो, इसी पर रोक दो, वीडियो लेक्चर यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ये लाइनें वीडियो लेक्चर में लिखी रहेंगी, इसके बाद से हम आगे बढ़ जाएंगे। समझ तो आ गया ना कैसे हुआ? इसी पर इसको